कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट में के अनुसार कितना ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी होगा। एक बात को याद रखना, हमने बोला था रॉबर्ट में ने कितना प्रेडिक्ट किया था, 7 मिलियन। और एक बात भी बताया था कि में जहां आए भाई 7 लगा देना, क्योंकि 7 में नीट वाला कॉन्सेप्ट हम बताया था, समझ में। अब देखो मायोमेट्रियम, मायो का मतलब होता है मसल, ये चीज हमने फर्स्ट लेक्चर में बताया था, है ना। मायो का मतलब क्या होता है भाई, मसल। तो मायोमेट्रियम जो है वो मिडल लेयर होता है यूट्रस का, चलिए ये ठीक है, लेकिन वो बना किसका होता है, तो मायो से हम पकड़ लेंगे भाई कि किसका बना होता है। तो मायोमेट्रियम क्या है भाई, मसल से, है ना। किसका बना होता है, मसल्स का। तो ये हम पकड़े कहाँ से भाई, मायो से, समझ में आया। ये कॉन्सेप्ट वापस से आएगा तुम्हारे चैप्टर नंबर क्वेश्चन नंबर 1। वो क्वेश्चन 2024 के एग्जाम में आया था, क्वेश्चन नंबर 17 था, देखो पेपर में यहाँ पे, ये 2024 का क्वेश्चन पेपर। तो क्वेश्चन ज्यादा हार्ड नहीं आता है, बस इतना आसान भी नहीं है, नहीं ज्यादा हार्ड है। जब इंटर कनेक्शन से जो क्वेश्चन बैठाएगा वहां नानी याद आ जाएगा। और इधर देखो, चलो स्टार्ट करते हैं। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, चैप्टर का नाम क्या है भाई, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, है। हम लोग क्या देखने वाले हैं, रिप्रोडक्शन देखने वाले हैं। किसके अंदर देखने वाले हैं, रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म के अंदर। देखो जो फर्स्ट यूनिट है तुम्हारा वो सिर्फ और सिर्फ रिप्रोडक्शन से रिलेटेड ही डील करता है, उसका नाम ही है रिप्रोडक्शन, जिसके अंदर 4 चैप्टर आता है, ये पहले क्लास में बताया था, है ना। जिसके अंदर कितना चैप्टर आता है, 4 चैप्टर। चैप्टर नंबर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, चैप्टर नंबर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, चैप्टर नंबर 3 क्या था आपका, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, और चैप्टर नंबर 4 है आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो आज के लेक्चर में हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। क्लियर है ये बात। चलो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म स्टार्ट करते हुए देखो, सबसे पहले सवाल उठता है कि भाई रिप्रोडक्शन क्या है। इससे पहले आपका एनसीईआरटी कुछ इस तरह से शुरू करता है, एक टॉपिक है आपका लाइफ स्पैन। क्या है, लाइफ स्पैन। आप में से कितने बच्चों को लाइफ स्पैन पता है, जिसको पता है ठीक है, जिसको नहीं पता है कोई बात नहीं, है ना। लाइफ स्पैन क्या होता है सर, लाइफ स्पैन कुछ नहीं है, इट इज टाइम पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ। किसी भी ऑर्गेनिज्म का पैदाइश से लेके यानी बर्थ से लेके नेचुरल डेथ तक के बीच का जो टाइम पीरियड है उसी को हम लोग क्या कहेंगे सर, लाइफ स्पैन कहेंगे। याद रखना, डायरेक्ट डेथ मत लिख देना, अगर डेफिनेशन है तो नेचुरल डेथ लिखना। क्या लिखना, नेचुरल डेथ। देखो डेथ कई सारे रीजन से हो सकते हैं, एक्सीडेंटल भी हो सकता है, समझ में बात। तो तुमको क्या लिखना है, नेचुरल डेथ। तो क्या होता है लाइफ स्पैन भाई, इट इज टाइम पीरियड, क्या बोलेंगे हम लोग, इट इज टाइम पीरियड बिटवीन बर्थ एंड नेचुरल डेथ। बर्थ और नेचुरल डेथ के बीच का जो समय है ना, जो टाइम पीरियड है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लाइफ स्पैन कहते हैं। आगे आपकी एनसीईआरटी बात करती है कि जो लाइफ स्पैन है, लिखते चलते हैं ना, लाइफ स्पैन है आपका, लिखते चलिए, है ना। लाइफ स्पैन लिखो पहले, क्या होता है लाइफ स्पैन, इट इज टाइम पीरियड, इट इज टाइम पीरियड between birth and natural death। बर्थ और नेचुरल डेथ के बीच का जो टाइम पीरियड है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लाइफ स्पैन कहते हैं। क्लियर है ये बात। चलिए अब जो आपका एनसीईआरटी क्या कहता है कि जब आप लाइफ स्पैन देखते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप क्रो की लाइफ स्पैन की बात करें तो क्रो जो है वो लगभग 15 साल जीता है। कितना साल जीता है, 15 साल जीता है ना। और पैरोट की अगर हम लाइफ स्पैन की बात करें तो वो लगभग 140 साल जीता है। अब मेरा एक सवाल है तुम लोग से, है ना, एक सवाल है। क्या सवाल है सर, सवाल ये है कि क्रो का साइज अगर तुम देखते हो और पैरोट का साइज अगर तुम देखते हो तो इसमें ज्यादा अंतर नहीं है ना। अगर तुम क्रो का साइज देखते हो और पैरोट का साइज देखते हो तो इसमें क्या है, ज्यादा अंतर नहीं है। क्रो लगभग 15 साल जीता है लेकिन, और पैरोट कितना जीता है, 140 साल, है ना। जल्दी से बैठो, जल्दी से बैठो, इतना लेट मत आया करो। देखो हम बात कर रहे हैं लाइफ स्पैन के ऊपर, चैप्टर स्टार्ट हो गया, चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। लाइफ स्पैन क्या होता है, ये एक टाइम पीरियड है। क्या है, टाइम पीरियड है। कौन सा टाइम पीरियड है भाई, बर्थ से लेके नेचुरल डेथ के बीच का जो टाइम पीरियड है उसी को हम लोग क्या कह रहे हैं बाबू, लाइफ स्पैन कह रहे हैं। क्लियर है ये बात। बर्थ से लेके, बोलो मेरे साथ साथ, बर्थ से लेकर नेचुरल डेथ के बीच का जो टाइम पीरियड है उसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, लाइफ स्पैन कह रहे हैं। अब हमने देखा कि हमारे पास 2 ऑर्गेनिज्म है, एक क्या है क्रो और एक क्या है पैरोट। क्रो की अगर लाइफ स्पैन की बात करें तो लगभग 15 साल है, और पैरोट की लाइफ स्पैन की बात करें तो लगभग 140 साल है। अब इनका साइज अगर आप देखते हैं, अगर इसका साइज देखते हैं तो लगभग सिमिलर है। कौवा का और तोता का साइज अगर तुम देखोगे तो लगभग क्या आएगा, सिमिलर होगा। इसका मतलब एक पॉइंट निकल के आता है, बोलना सही लिखे हैं कि गलत, जो आपका लाइफ स्पैन है, जो आपका
लाइफ स्पैन है वो डिपेंड नहीं करता है ना, डू नॉट डिपेंड ऑन या डज नॉट डिपेंड ऑन साइज। इसका मतलब ये बात निकल के आता है कि जो आपका लाइफ स्पैन है वो डिपेंड नहीं करता है किसके ऊपर बाबू, साइज के ऊपर ये डिपेंड नहीं करता है। क्लियर है ये बात, यहाँ तक क्लियर है। लाइफ स्पैन क्या होता है, टाइम पीरियड होता है। कब का टाइम पीरियड भैया, बिटवीन बर्थ एंड नेचुरल डेथ। बर्थ और नेचुरल डेथ के बीच का जो टाइम पीरियड है उसी को हम लोग क्या कहेंगे, लाइफ स्पैन कहेंगे। क्रो की बात करें तो 15 साल, पैरोट की बात करें तो 140 साल। इसका एग्जांपल इसलिए लिया क्योंकि देखिए आप, क्रो 15 साल जीता है, पैरोट 140 साल जीता है, दोनों का साइज लगभग सिमिलर है। तो इसका मतलब ये निकल के आता है कि जो लाइफ स्पैन है आपका वो किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है, साइज के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। क्लियर। अब आप अपना एनसीईआरटी खोलिए पेज नंबर 2 और वहां भरना स्टार्ट कीजिए सबका लाइफ स्पैन, हम बताते चलते हैं। किसके किसके पास है बुक, नहीं है? अच्छा वहां भरना था, सब भर लेते ना, क्योंकि फिर सबका लिखना होगा फिर हमको, वहां वही बुक में भरा देते। कोई नहीं लाया है? वाह सो ब्यूटीफुल। अरे एनसीईआरटी का बुक लेके आना है, अब समझ में आया डेली। चलो हम बुक में दिखाते हैं, बुक में दिखाते हैं तुमको, कम से कम देख लो, फिर बुक ले लेना, पुराना ही लेना, नया मत लेना। देखो जब एनसीईआरटी का पेज नंबर 4 खोलोगे तो देखो इसमें तुमको दिखेगा एलिफेंट दिख रहा है, तो एलिफेंट का लाइफ स्पैन, ये तुमको थोड़ा सा ओवरव्यू याद रख लेना है ना। एलिफेंट का लाइफ स्पैन कितना होता है, 60 से 90 ईयर है ना। रोज का कितना होता है, 5 से 7 साल। फिर तुमको दिखेगा डॉग, डॉग का कितना होता है सर, 20 से 25 साल। बटरफ्लाई दिखेगा, बटरफ्लाई का कितना होता है, 1 से 2 वीक। फिर देखो क्रो का कितना होता है, 15 ईयर्स। पैरोट का 140 ईयर्स है ना। काउ का 20 टू 25 ईयर्स। बनाना ट्री का लगभग 25 ईयर्स। क्रोकोडाइल का 60 ईयर्स। हॉर्स भी 60 ईयर्स है आपका। फ्रूट फ्लाई आपका लगभग 2 वीक हो गया है ना, अप्रोक्सीमेटली 2 मंथ है इसका है ना। फ्रूट फ्लाई का 1 से 2 वीक होता है। क्लियर। फ्रूट फ्लाई का 2 मंथ होता है। राइस प्लांट का 3 से 4 मंथ होता है। टॉर्टोइस का 100 से 150 साल और बनियान ट्री लगभग 200 साल। तो ये सिर्फ ओवरव्यू याद रखना और अपने बुक में भर लेना, हम बताएंगे ठीक है। तो यहाँ पे ये बात समझ में आया। इंपॉर्टेंट बात ये है कि लाइफ स्पैन क्या होता है, ये पीरियड होता है बर्थ से लेकर नेचुरल डेथ का। और दूसरा इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो लाइफ स्पैन है वो डिपेंड नहीं करता है किसके ऊपर, साइज के ऊपर। हमने एग्जांपल देख लिया क्रो और पैरोट को लेके। क्लियर है। अच्छा आगे आपका एनसीईआरटी बात करता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी जीव जंतु, उसका डेथ सर्टेन है। मतलब आपने देखा होगा कि कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसको कभी ना कभी मौत आना ही है ना। उसका डेथ जो है वो सर्टेन है। लेकिन आगे फिर एनसीईआरटी बात करता है कि नो इंडिविजुअल इज इमॉर्टल। क्या कहता है, नो इंडिविजुअल इज इमॉर्टल। कोई भी व्यक्ति आपका अमर नहीं है एक्सेप्ट सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म को छोड़ के, समझिए बात। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म कहने का मतलब यूनिसेलुलर। अब उसको क्यों कहा, उसको इसलिए कहा, वो क्या करता है, जब उसको तुम फेवरेबल कंडीशन दोगे तो वो लगातार डिवाइड करते चल जाता है। समझ आया बात। जब उसे तुम फेवरेबल कंडीशन दोगे तो वो लगातार डिवाइड करता जाता है और अपना संख्या इतना बढ़ा लेता है कि उसका डेथ हमें दिखता ही नहीं है। इसीलिए एनसीईआरटी क्या कहा कि नो इंडिविजुअल इज इमॉर्टल। कोई इंडिविजुअल अमर नहीं है। किसको छोड़ के भाई, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म को छोड़ के। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म का मतलब यूनिसेल्युलर है ना। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या होता है, यूनिसेल्युलर। तो नोट करके एक पॉइंट लिखेंगे हम लोग। क्या लिखेंगे, नोट करके एक पॉइंट लिखेंगे। पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है कि नो इंडिविजुअल इज इमॉर्टल है ना। नो इंडिविजुअल, नो इंडिविजुअल इज इमॉर्टल एक्सेप्ट सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। और सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या कहते हैं, यूनिसेल्युलर या मल्टीसेल्युलर, यूनिसेल्युलर। क्लियर है। चलो कुछ भी हो लाइफ स्पैन, 50 साल हो, 20 साल हो, 40 साल हो, टू मेंटेन कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, लाइफ के कंटिन्यूटी को बनाने के लिए हमें किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है, रिप्रोडक्शन है ना। तो इस पॉइंट को लिखते हुए फिर रिप्रोडक्शन को स्टार्ट करते हैं। क्या है पॉइंट, टू मेंटेन कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ वी रिक्वायर, हमें किस चीज की रिक्वायरमेंट है भैया, रिप्रोडक्शन की। और अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, रिप्रोडक्शन। समझिए बात। लाइफ का जो कंटिन्यूटी है उसे मेंटेन करने के लिए हमें क्या चाहिए, रिप्रोडक्शन चाहिए।
क्या होता है भाई लाइफ स्पैन? ये टाइम पीरियड होता है बर्थ से लेके नेचुरल डेथ के बीच का। अगर क्रो की बात करें तो 15 साल, पैरट की बात करें तो 140 साल। ये दोनों का साइज लगभग सिमिलर होता है, लगभग सिमिलर होता है, लेकिन इसके एयर में है ना, इसके जो लाइफ स्पैन है इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। इसका मतलब ये निकल के आता है कि जो लाइफ स्पैन है वो डिपेंड नहीं करता है किसके ऊपर, साइज के ऊपर। नोट में एक पॉइंट लिखा हमने कि नो इंडिविजुअल इज इमॉर्टल, कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी व्यक्ति जो है आपका वो अमर नहीं है। किसको छोड़ के भाई? सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म को छोड़ के, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, यूनिसेल्युलर कहते हैं। फिर हमने जाना कि टू मेंटेन कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, अर्थ पे लाइफ को मेंटेन रखने के लिए है ना, हमको किस चीज की रिक्वायर है भाई, किस चीज की रिक्वायरमेंट है? रिप्रोडक्शन की। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। चले अब हम लोग क्या बात करने वाले हैं भाई? रिप्रोडक्शन, है ना। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? देखो वैसे तो डेफिनेशन इसके बहुत सारे बनते हैं, लेकिन सीधा वर्ड में याद ये रखना है तुमको कि अपने जैसे नए संतान को जन्म देना क्या कहलाता है? रिप्रोडक्शन कहलाता है। क्लियर? अब देखो इसको लिखते हैं हम लोग कैसे? इट इज डिफाइंड एज द, बिल्कुल एनसीईआरटी का लाइन लिख रहे हैं, एज द बायोलॉजिकल प्रोसेस in which an organism give rise to new young ones। और नए यंग वंस को हम लोग ऑफस्प्रिंग या प्रोजनी कहते हैं, ये बात को याद रखना, अभी बताएंगे। सिमिलर टू इटसेल्फ, एक पॉइंट और लिख लेना। रिप्रोडक्शन क्या होता है भाई? अब डेफिनेशन से समझते हैं। ये एक तरह का बायोलॉजिकल प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? बायोलॉजिकल प्रोसेस है, याद रखना है ना। ये एक तरह का कैसा प्रोसेस है? बायोलॉजिकल प्रोसेस है। इसमें एक ऑर्गेनिज्म है ना, इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू यंग वंस, क्या करते हैं भाई? अपने जैसे संतान को जन्म देते हैं। समझ आया? बस अपने जैसे संतान को बनाते हैं, और वो जो संतान बना है, वो बच्चा जो नया बना है, उसे हम लोग कहते हैं ऑफस्प्रिंग। क्या कहते हैं? ऑफस्प्रिंग। या एक बात और याद रखना, इसे हम लोग प्रोजनी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोजनी, है ना। ऑफस्प्रिंग या प्रोजनी कहते हैं। और वो जो बच्चा बना है वो कैसा रहेगा भाई? अपने पेरेंट से सिमिलर रहेगा, है ना। अपने पेरेंट से सिमिलर रहेगा। देखो दो वर्ड होता है, सिमिलर और एग्जैक्ट कॉपीज, ये दोनों में फर्क है। समझे आप बात? सिमिलर और एग्जैक्ट कॉपी, सिमिलर का मतलब कि मिलता जुलता, है ना, एक जैसा। लेकिन एग्जैक्ट कॉपी या सेम का मतलब होता है क्या? एकदम एकदम जैसा पेरेंट्स से वैसे ही बच्चा। तुम लोग क्या करते हो? तुम लोग अपने पेरेंट्स से सिमिलर हो या फिर सेम हो? सिमिलर हो, है ना। सेम किस में देखने को मिलता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ये आगे बात होगा। तो रिप्रोडक्शन क्या होता है? एक तरह का बायोलॉजिकल प्रोसेस है। इसमें एक ऑर्गेनिज्म अपने जैसा नया ऑर्गेनिज्म को जन्म देता है ना, और उस नए ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या कहते हैं? ऑफस्प्रिंग या प्रोजनी कहते हैं। क्लियर ये बात? कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं? अब हमने आगे क्या लिखा है कि ऑर्गेनिज्म का जो हैबिटाट है, मतलब कि कोई ऑर्गेनिज्म है वो कहाँ रह रहा है,
उसका इंटरनल फिजियोलॉजी क्या है। फिजियोलॉजी का मतलब समझ में आता है। फिजियोलॉजी का मतलब होता है, इंटरनल बोले तो अंदर है ना, फिजियोलॉजी का मतलब होता है वो सभी प्रोसेस जो किसी ऑर्गेनिज्म को जीवित रख रही है। समझ में आया। फिजियोलॉजी का मतलब क्या होता है, वो सभी प्रोसेस जो किसी ऑर्गेनिज्म को क्या रख रहा है, जिंदा रख रहा है ना, जीवित रख रही है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, फिजियोलॉजी। और कई सारे सेवरल अदर फैक्टर, ये सब मिलकर रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि कोई ऑर्गेनिज्म कैसे रिप्रोडक्शन करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई ऑर्गेनिज्म पानी में रह रहा है, मतलब एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है ना, एक्वेटिक एनिमल है, तो उसका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हो सकता है दूसरा हो। अगर कोई ऑर्गेनिज्म कहीं और रह रहा है तो उसका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हो सकता है दूसरा हो। बात समझ में आ रहा है। तो ये किस चीज पे डिपेंड करता है कि कोई ऑर्गेनिज्म कैसे रिप्रोड्यूस करेगा, उसके हैबिटाट पे, उसके फिजियोलॉजी पे और कई सारे अदर फैक्टर पे। क्लियर है ये लाइक, कोई दिक्कत। अब हम आगे बात करें अगर, तो जो तुम्हारा रिप्रोडक्शन होता है ये दो टाइप का होता है। कितना टाइप का होता है, दो टाइप का है ना। रिप्रोडक्शन कितने तरह का होता है, दो टाइप का। एक होता है आपका ए सेक्सुअल और दूसरा आपका क्या होता है, सेक्सुअल, है ना। एक क्या होता है बाबू आपका ए सेक्सुअल और दूसरा आपका होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब एक एक करके हम लोग दोनों को पढ़ने वाले हैं। क्लियर है यहाँ तक। फट सही से लिखिए, फिर आगे हम लोग मूव करते हैं। सेक्सुअल में लिखना मेरे साथ साथ, उसके बाद हम तुम लोग को समझाते हैं। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, जब ऑफस्प्रिंग यानी जो बच्चा है वो सिंगल पेरेंट से बने। वन ऑफस्प्रिंग is produced by single parent। जहां जहां हम अंडरलाइन कर रहे हैं अपनी कॉपी में भी करते चलो। When offspring is produced by single parent with or without involvement of gamete formation is called asexual reproduction। ये आपको देखने को मिलता है एग्जाम्पल जनरली इन यूनिसेल्युलर, जैसे कि अमीबा, बैक्टीरिया भी ले सकते हो, बैक्टीरिया एटसेट्रा। और अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, व्हेन two parents participate and also of gamete formation, it is called sexual reproduction। Example, human, dog, etc। कहते सर, जब आपका ऑफस्प्रिंग, मेरे बात को गौर से सुनना, जब आपका ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग बोले तो नया बच्चा है ना, ऑफस्प्रिंग बोले तो न्यू ऑर्गेनिज्म, आपका जो नया बच्चा है, जो आपका ऑफस्प्रिंग है, वो किसी सिंगल पेरेंट से बने, किससे बने, सिंगल पेरेंट से बने, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट का फॉर्मेशन यानी गैमीट्स
बन भी सकते हैं और गैमेट्स नहीं भी बन सकते हैं। समझ आया बात? इसलिए एनसीईआरटी लिखती है विथ और विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट फॉर्मेशन। गैमेट फॉर्मेशन के साथ भी हो सकता है, गैमेट फॉर्मेशन के बिना भी हो सकता है। समझ आया बात? ये जो तुम्हारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या याद रखना है, व्हेन ऑफस्प्रिंग इज प्रोड्यूस्ड बाय सिंगल पैरेंट, जब कोई बच्चा सिंगल पैरेंट से बने और विथ और विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट फॉर्मेशन। गैमेट का फॉर्मेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। वैसे रिप्रोडक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और ये रिप्रोडक्शन हमको किसमें देखने को मिलता है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म कहने का मतलब सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। वैसे जीव जो सिर्फ और सिर्फ किसके बने हैं बाबू, एक कोशिका के बने हैं, यानी एक सेल के बने। एकदम क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि आपके अमीबा एंड बैक्टीरिया और भी कई सारे होते हैं। ये क्लियर है? अब बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऊपर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो सेक्स पार्टिसिपेट करते हैं। कितने सेक्स? दो सेक्स, एक मेल और एक फीमेल, है ना। तो व्हेन टू सेक्स पार्टिसिपेट, जब दो सेक्स पार्टिसिपेट करेंगे, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में याद रखना गैमेट का फॉर्मेशन होना ही होना है ना, गैमेट का इन्वॉल्वमेंट होना ही होना है। क्लियर है? यहाँ पे विथ और विदाउट वाला बात नहीं है, यहाँ पे गैमेट का फॉर्मेशन 100% होता ही है। क्लियर? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या याद रखना है कि व्हेन टू पेरेंट पार्टिसिपेट, जब दो पेरेंट पार्टिसिपेट करेंगे और साथ ही साथ किसका इन्वॉल्वमेंट होगा, गैमेट का फॉर्मेशन का, है ना। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे। क्लियर है? इसी को हम लोग क्या कहेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये किस में देखने को मिलता है हमको, ह्यूमन में, है ना। मोस्ट डेवलप जितने भी ऑर्गेनिज्म है उसमें मेजर आपको देखने को मिलेगा कौन सा रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जैसे कि ह्यूमन, डॉग एक्सेट्रा। क्लियर है? एकदम क्लियर है? आगे चलें। अब हम लोग बात करने वाले हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के डिफरेंस के ऊपर, है ना। और एक बात याद रखना, ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन है ना, ये जो डेफिनेशन लिखे हैं ये डायरेक्ट आएगा तुम्हारे क्वेश्चन में। ऑब्जेक्टिव से भी आ सकता है और सब्जेक्टिव से भी। ऑब्जेक्टिव से आ चुका है, समझिए, ये डायरेक्ट डेफिनेशन आता है, एकदम जो लाइन लिखा हुआ वही लाइन। क्लियर? तो अभी से पढ़ते चलना। अब देखो, अब हम लोग क्या देखेंगे, देखो कभी भी डिफरेंस देखने को एग्जाम में मिल जाए तो क्या करना, एक तरफ लिखना एसेक्सुअल और दूसरी तरफ क्या लिखना, सेक्सुअल, और बीच में एक लाइन खींच देना और उसके बाद इसमें डिफरेंस लिखना। अब डिफरेंस तुम ही लोग बताओगे। बताओ सिंगल पेरेंट किस में पार्टिसिपेट करेगा, सिंगल पेरेंट किस में इन्वॉल्व करेगा, एसेक्सुअल, है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे कि भाई सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस, है ना। अच्छा, डबल पेरेंट, टू पेरेंट्स participate in this process। ये सब रट रहे हो कि अब आ गया है, आ गया। गैमेट का फॉर्मेशन किधर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, एक सेक्सुअल में। तो इसमें लिखो गैमेट फॉर्मेशन, गैमेट फॉर्मेशन में और में नॉट अकर, है ना। इधर गैमेट फॉर्मेशन हमेशा होगा, गैमेट फॉर्मेशन अकर लिख लिया। ये भी क्वेश्चन आ चुका है PYQ में, एसेक्सुअल और सेक्सुअल के बीच में डिफरेंस लगा। ये सब तो बना लोगे एकदम फट से, सब बन जाएगा। जिस लगन से, जिस मेहनत से अभी स्टार्ट किए उसी लगन से पूरा खत्म करना था। हो गया, सबको हो गया। चलो अब बताओ हमको कि इन दोनों में से फास्ट प्रोसेस कौन होगा, फास्ट कौन होगा तुम्हारे हिसाब से? ए सेक्सुअल होगा। वाई ए सेक्सुअल?
बिकॉज देखो सेक्सुअल में लगभग क्या होता है, अगर तुम ह्यूमन की ही बात करो तो लगभग 9 महीना लग जाता है ना, 9th मंथ लग जाता है, 270 डेज लगभग लग जाते हैं, और अलग अलग ऑर्गेनिज्म में और कई सारे महीने लगते हैं। तो वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, स्लो प्रोसेस हो जाएगा, समझ आया बात। और ए सेक्सुअल में क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म मान लीजिए ये आपका क्या है, अमीबा, ये क्या करता है, फर्स्ट से डिवाइड किया और दो ऐसे ऑर्गेनिज्म तैयार कर देता है। तो इसको ज्यादा टाइम नहीं लगता है, समझ आया बात। और याद रखना, जब यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करें तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में सेल डिवीजन ही रिप्रोडक्शन होता है ना, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में सेल डिवीजन ही रिप्रोडक्शन होता है, ये बात तुम लोग को पहले भी बता चुके हैं और इस बात को अभी भी याद रखना। तो स्लो प्रोसेस कौन सा होगा भाई, स्लो प्रोसेस कौन होगा, सेक्सुअल, और फास्ट प्रोसेस कौन होगा, अच्छा फास्ट प्रोसेस ये होगा और स्लो प्रोसेस वो होगा। अब एक और सवाल कि कॉम्प्लेक्स प्रोसेस कौन होगा, कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल, इलाबोरेट, हार्ड, कौन होगा बताओ, सेक्सुअल होगा। वाई सेक्सुअल सर, सेक्सुअल इसलिए होगा बाबू क्योंकि इसमें कई सारे प्रोसेस होते हैं, अभी हम लोग सेक्सुअल प्रोसेस देखेंगे ना एचआर में, इतना सारा प्रोसेस है, इतना सारा, बहुत सारा, मतलब कि पहले गैमेट बनाइए, फिर फ्यूजन कीजिए, फिर इम्प्लांटेशन कीजिए, बहुत सारा प्रोसेस है, समझ आए बात। तो इसमें बहुत बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है ये प्रोसेस, कैसा, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स और एलाबोरेट प्रोसेस इसे हम लोग कहते हैं, समझ आए। और ये तुम्हारा सिंपल प्रोसेस होता है, कैसे सिंपल, एक ऑर्गेनिज्म डिवाइड करके दो ऑर्गेनिज्म तैयार कर लिया, तो ये क्या हो गया तुम्हारा सिंपल, और वो तुम्हारा कैसा प्रोसेस हो गया, कॉम्प्लेक्स और एलाबोरेट प्रोसेस। अच्छा इसे हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं क्या, इट इज स्लो, है ना, इट इज स्लो, सॉरी, इट इज फास्ट, इट इज फास्ट एंड सिंपल प्रोसेस, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते बताओ, फास्ट एंड सिंपल प्रोसेस। और ये तुम्हारा क्या होता है भाई, स्लो और एंड कॉम्प्लेक्स, है ना, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस या एलाबोरेट प्रोसेस। देखिए देखिए, समझ में आ रहा है। चलो, अब वेरिएशन किस में देखने को मिलेगा, वेरिएशन का मतलब होता है डिफरेंस, चेंजेस, वो किस में देखने को मिलेगा, है ना। वेरिएशन हमेशा तुमको किस में देखने को मिलता है, सेक्सुअल में। तो यहाँ वेरिएशन देखने को तुमको नहीं मिलेगा, तो लिखो नो एनी वेरिएशन, नो एनी वेरिएशन, और इधर तुम्हारा वेरिएशन देखने को मिलेगा, वेरिएशन अक्कर। इसका एग्जांपल बता सकते हो, अमीबा, और बोल सकते हो, बच्चे को वेरिएशन नहीं आता वो हमको बताओ पहले कि वेरिएशन का मतलब पता है कि नहीं पता। एसेक्सुअल क्वेश्चन क्या होता है, इसके अंदर सिंगल पैरेंट इन्वॉल्व होते हैं ना, गैमेट का फॉर्मेशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये आपका फास्ट और सिंपल प्रोसेस होता है, किसी तरह का वेरिएशन यहाँ देखने को नहीं मिलता है। वेरिएशन पे चर्चा अभी थोड़ा देर बाद होगा, है ना। ये किसमें देखने को मिल सकता है आपको, अमीबा, बैक्टीरिया जैसे कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में आपको ये रिप्रोडक्शन देखने को मिल सकता है। अब सेक्सुअल की बात करें तो यहाँ पे दो पेरेंट पार्टिसिपेट करते हैं, कितने पेरेंट पार्टिसिपेट करते हैं बाबू, दो पेरेंट पार्टिसिपेट करते हैं, यहाँ पे गैमेट का फॉर्मेशन होगा, ये आपका स्लो और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, और इधर आपको वेरिएशन देखने को मिलता है, क्लियर। अब वेरिएशन क्या होता है इसके ऊपर बात करना है ना, वेरिएशन एक बार समझते हैं उसके बाद हम लोग आगे की तरफ मूव करेंगे। वेरिएशन क्या होता है अच्छे से समझना, ये चीज तुमको फिर से जेनेटिक्स में भी वेरिएशन काम देगा कि वेरिएशन क्या होता है ना। देखो वेरिएशन का लिख लेना, बॉक्स बना के लिख लेना, ठीक है, वेरिएशन में बॉक्स बना के लिख लेना नोट्स में। देखो वेरिएशन क्या होता है, ये मेरे पास एक ऑर्गेनिज्म है, पहले डायग्राम की मदद से समझाते हैं, है ना। ये मान लो फीमेल है और यहाँ पे मेल है, ये मेल है और ये फीमेल है, और इनके ये दो छोटे छोटे बच्चे हैं,
ये क्या है भाई, इनके दो छोटे छोटे बच्चे हैं। अब ये पेरेंट्स, इन्हें आप क्या कहेंगे, पेरेंट्स कहेंगे, और इसे आप क्या कहेंगे, बच्चे कहेंगे, है ना, ऑफस्प्रिंग कहेंगे। इस पेरेंट्स से बच्चे के बीच में क्या डिफरेंस है, मेरे बात को गौर से सुनना, तानिया मत छापो। इस पेरेंट्स से बच्चे के बीच में क्या डिफरेंस है, समझिए बात। और इस बच्चे में आपस में क्या डिफरेंस है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वेरिएशन कहते हैं। समझिए बात। एक पेरेंट्स के जो दो बच्चे हैं, है ना, उस पेरेंट्स से बच्चे में क्या डिफरेंस है, और वो जो दो बच्चे हैं उनमें आपस में क्या डिफरेंस है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, वेरिएशन कहते हैं। तो हम ये लिख सकते हैं कि अमाउंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन, क्या लिख सकते हैं, अमाउंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन पेरेंट्स टू प्रोजेनी। अरे बोलो, लिख सकते हैं कि नहीं, है ना, अमाउंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन पेरेंट्स टू प्रोजेनी एंड टू प्रोजेनी ऑफ and two progeny of सेम पेरेंट, और दो बच्चे के बीच में सेम पेरेंट के, इसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, वेरिएशन कह रहे हैं। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, लिख लो इसको, बॉक्स बना के डाल देना नोट्स पे। कौन कौन सा पार्ट होता है, सबसे पहले हम बात करते हैं एनिमल के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स का। किसका, एनिमल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। यहाँ पे अभी हम लोग सिर्फ नाम देखेंगे, एनिमल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। अब मेरे बात को समझना, एनिमल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में हम लोग के पास मेल का भी होगा, है ना, और फीमेल का भी होगा, क्योंकि दोनों एनिमल होते हैं। अच्छा, ये भी याद रखना कि प्राइमरी भी होता है और सेकेंडरी भी होता है। तो पहले प्राइमरी मेल और फीमेल देख लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे सेकेंडरी मेल और फीमेल। सेकेंडरी मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। यहाँ पे बस हम लोग चीजों से रूबरू होंगे और कुछ नहीं जानना, हो गया। अब देखो, प्राइमरी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा होता है एनिमल का, याद रखना, वो होता है तुम्हारा टेस्टिस। क्या होता है, टेस्टिस, है ना, वो क्या होता है तुम्हारा, टेस्टिस। और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्राइमरी कौन सा होता है, ओवरी। ये पढ़ा चुके हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट तुम्हारा क्या होता है, ओवरी, है ना। क्लियर, ये दोनों का दोनों क्या है, प्राइमरी। प्राइमरी का मतलब देखो, प्राइमरी हम उसे कहेंगे जो गैमेट बनाएगा। क्या बनाएगा, गैमेट। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हम उसे कहते हैं जो क्या बनाता हो, गैमेट बनाता हो और किसी तरह का हार्मोन प्रोड्यूस करता हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्राइमरी सेक्स हार्मोन कहते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं। क्लियर। तो ये जो तुम्हारा प्राइमरी रिप्रोडक्टिव पार्ट है एनिमल का, मेल में कौन होता है, टेस्टिस, और फीमेल में क्या होता है, ओवरी होता है। क्लियर है ये बात। अच्छा, अब मेल में सेकेंडरी की बात करें तो बहुत सारा हो सकता है, जैसे कि तुम्हारा वास्ट डिफरेंस, सिर्फ नाम सुनते जाओ, अभी अभी समझना मत, ये सब पढ़ेंगे हम लोग। वास्ट डिफरेंस, है ना, इपिडिडाइमिस, इपिडिडाइमिस, है ना, वासा इफ्रेंशिया, ये सब एनिमल क्या बाबू, है ना, वासा इफ्रेंशिया। वैसे ही फीमेल में तुम्हारा क्या क्या हो सकता है, यूट्रस, वजाइना, फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब, और याद रखना फैलोपियन ट्यूब को हम लोग ओविडक्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ओविडक्ट। समझिए बात, एटसेट्रा। ये सब तुम्हारे क्या है, सेकेंडरी हैं। समझिए बात, जो रिप्रोडक्शन में मदद करते हैं, किस में मदद करते हैं, रिप्रोडक्शन में मदद करते हैं। समझिए बात। और प्राइमरी वो होते हैं जो गैमेट्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं, गैमेट्स बनाते हैं। क्लियर। ये क्या बनाएंगे भाई, ये बनाएंगे आपके गैमेट्स, ये गैमेट्स बना देंगे। एनिमल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, इधर देखिए, एनिमल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स की हम बात कर रहे हैं ना, तो एनिमल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्राइमरी भी हो सकता है और सेकेंडरी भी हो सकता है। प्राइमरी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स की अगर बात करें तो मेल में तुम्हारे पास क्या है, टेस्टिस है, और फीमेल में क्या है, ओवरी। प्राइमरी हम किस बेस पे कहेंगे, प्राइमरी हम उस बेस पे कहते हैं जो आपका क्या बनाता हो, गैमेट्स बनाता हो। समझे, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन किसे कहते हैं, जो आपका क्या बनाता हो, गैमेट्स बनाता हो। अब सेकेंडरी क्या है भाई, सेकेंडरी मेल में हमारे पास बहुत डिफरेंस है, एपिडिडाइमिस है, वासा इफ्रेंशिया है, और भी कई सारे। और फीमेल में हमारे पास क्या है, यूट्रस है, वजाइना है, फैलोपियन ट्यूब जिसे हम लोग ओविडक्ट भी कहते हैं, है ना, और भी कई सारे आपके होंगे, है ना।
तो ये क्या हो गया तुम्हारा सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया, और ये तुम्हारा क्या हो गया प्राइमरी रिप्रोडक्टिव पार्ट। ये सब किसका हो गया एनिमल का। अब हम लोग बात करने वाले हैं प्लांट्स के ऊपर। किसके ऊपर बाबू प्लांट्स के ऊपर। तो प्लांट्स में भी इसी तरह रिप्रोडक्टिव पार्ट होंगे है ना, तब तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। तो अब हम लोग क्या देखने वाले हैं प्लांट्स रिप्रोडक्टिव पार्ट। प्लांट्स रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब प्लांट्स रिप्रोडक्टिव पार्ट में भी सर प्राइमरी और सेकेंडरी होगा है ना। चलिए पहले प्राइमरी के ऊपर नजर डालते हैं। प्राइमरी की अगर हम बात करें तो प्राइमरी मेल की अगर हम बात करें तो वो होता है आपका स्टेमेन। क्या होता है स्टेमेन होता है ना। और फीमेल की बात करें तो वो आपका क्या होता है बाबू, वो आपका होता है पिस्टिल। क्या होता है पिस्टिल, या इसे आप कार्पेल भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं कार्पेल है ना। समझिए आप बात। प्राइमरी में क्या है भाई, मेल में मेल कौन सा है स्टेमन, और फीमेल कौन सा है कार्पेल। क्लियर। फीमेल कौन सा है भाई कार्पेल, या इसे आप क्या कह सकते हैं पिस्टिल भी कह सकते हैं। क्लियर है। चलो अब अगर सेकेंडरी की बात करें तो सेकेंडरी में हमारे पास क्या क्या आता है। सेकेंडरी की अगर हम बात करें तो तुम्हारे पास सेकेंडरी में तुम्हारे पास आ जाएगा कैलिक्स, और साथ ही साथ तुम्हारा आ जाएगा क्या दूसरा कोरोला। अभी सिखाएंगे ये सब नेक्स्ट चैप्टर में आएगा है ना। क्या आ जाएगा कैलिक्स और कोरोला। क्लियर है। अभी सिर्फ नाम से रूबरू करा रहे। नहीं वहां पे मेल फीमेल कुछ नहीं होता, वो मेल फ्लावर रहेगा फीमेल फ्लावर रहेगा, कैलिक्स कोरोला होगा ही होगा। समझ में अब हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 2 में इसको डिटेल में देखेंगे। तो प्लांट रिप्रोडक्टिव में प्राइमरी में कौन है भाई, प्राइमरी मेल की अगर बात करो तो उसे क्या कहते हैं हम लोग स्टेमन, और फीमेल कौन सा है कार्पेल या पिस्टिल। क्लियर। अब देखो सेकेंडरी में हमारे पास क्या है कैलिक्स और कोरोला। यहाँ मेल और फीमेल में डिफरेंस क्यों नहीं किए, क्योंकि कैलिक्स और कोरोला मेल फ्लावर में भी होगा और फीमेल फ्लावर में भी होगा। क्लियर है। यूनिसेक्सुअल फ्लावर बाइसेक्सुअल फ्लावर ये सब क्लियर है। ये सब नहीं भी क्लियर है तो चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे तब क्लियर कर देंगे। अभी सिर्फ नाम याद रखना है स्टेमन कार्पेल या पिस्टिल कैलिक्स और कोरोला। क्लियर। ये सब आपके क्या होते हैं ग्रुप होते हैं वॉल्ड गुच्छा। सिंगल को हम लोग कहते हैं सेपल, और इसके सिंगल को हम लोग कहते हैं पेटल, और ये स्टेमन जो है ना इसके ग्रुप को हम लोग कहते हैं एंड्रोशियम। याद रखो एंड्रो मतलब बताए थे मेल है ना, तो एंड्रोशियम हम बताए थे ना मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स थे आपके किसके फ्लावर के। क्लियर है। और इसके ग्रुप्स को हम लोग कहते हैं गाइनोशियम। गाइनी मतलब फीमेल। क्लियर। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब एक शब्द सीखते हैं उसके बाद आज की बात है। शब्द है आपका क्लोन। क्या है क्लोन। क्लोन का मतलब क्या होता है समझना मेरे बात को। ये जो क्लोन टर्म है जो शब्द है इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं किसी चीज को एक जैसा दिखाने के लिए। समझिए बात, किसी चीज को एक जैसा दिखाने के लिए। फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जिसे आप क्या कह रहे हैं अमीबा है ना। और ये भी आप ये क्या है आपका दूसरा ऑर्गेनिज्म, ये भी क्या है अमीबा। तो जब आप एक अमीबा और दूसरे अमीबा को देखते हैं तो आप उसमें अंतर नहीं पहचान पाते हैं। जैसे आप एक ह्यूमन और दूसरे ह्यूमन को देखते हो तो उसमें डिफरेंस दिखता है ना। तो अगर तुम इसको देखोगे तो यहाँ डिफरेंस कुछ नहीं दिखेगा। तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका क्लोन। समझे बात। जो तुम्हारा टर्म क्लोन होता है उसे हम लोग किस लिए इस्तेमाल करते हैं लिखना, द टर्म क्लोन इज यूज टू, द टर्म यानी शब्द है ना, द टर्म क्लोन इज यूज्ड टू डिस्क्राइब, क्या डिस्क्राइब करने के लिए भाई, सच मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली, टू यूज टू डिस्क्राइब, देखिए सच मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल।